नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आरक्षण का जुन्न एक बार फिर से बाहर निकल कर आया है। आरक्षण को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। ताजा मामला है झारखंड का। झारखंड की सोरेन सरकार ने आरक्षण कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 77% हो जाएगा। SC, ST और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे में बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में EWS को 10% आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई भी चल रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां आरक्षण कोटा 50% के पार जा चुका है। सवाल यह है कि क्या आरक्षण कोटे की कोई लिमिट होनी चाहिए और आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? क्या आरक्षण एक राजनीतिक टूल बन गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे एक बड़ी चर्चा और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है कुछ खास मेहमानों को। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब, राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश जी, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा कि ताज़ा मामला अगर देखें, आरक्षण की बहस तो ऐसे बहुत पुरानी और वक्त वक्त पे बाहर आती रहती है, लेकिन ताज़ा मामला झारखंड से निकल कर आया है जहां पर अब कुल मिलाकर आरक्षण की जो लिमिट है वो 77% चली गई है। ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि इस वक्त झारखंड सरकार पर एक तरह से तलवार लटकी हुई है, सोरेन साहब की गद्दी पर आंच आई हुई है। ऐसे समय में ये फैसला आना, तो ये सवाल उठता है कि आरक्षण अपने आप में जो भी मूल अवधारणा है, लेकिन वक्त वक्त पे इसका राजनीतिक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और उस इस्तेमाल के चलते जो आरक्षण की मूल भावना थी संविधान की या जो उसका मूल स्वरूप है वो आज आते आते एक तरह से डिस्टॉर्ट हो चला है। सतीश, माफ़ कीजिए, अभय दुबे साहब, आपसे मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ कि क्या आरक्षण जो कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मैं गरीब उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सामाजिक तौर पर गरीब हैं, जो उस तरीके से जातिगत तौर पे पिछड़े हुए हैं, जिनको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, ऐतिहासिक तौर पर चीज़ें कुछ गलत हुई उनके साथ, उनके उत्थान के लिए एक पूरी अवधारणा थी। लेकिन आज के वक्त जैसे हमने ताज़ा उदाहरण देखा झारखंड का, क्या कहेंगे इसको कि अब ये एक राजनीतिक टूल ज़्यादा बन गया है और राजनेता इसे अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, जो भी कह लीजिए, उसके लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं? साहब, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। मैं भी ये हमेशा मानता रहा हूँ कि भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें आरक्षण जैसे उपाय बहुत आवश्यक हैं। और मेरा मानना है कि कमजोर जातियों को, कमजोर वर्गों को और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, संविधान में यही परिभाषा दी गई है आरक्षण की कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की प्रावधान किया गया है और उनके पिछड़ेपन की कसौटी जाति को बनाया गया है। इसलिए तकनीकी रूप से कहें तो जाति दरअसल आरक्षण का आधार नहीं है। जाति जो है पिछड़ेपन को नापने का आधार है। इसलिए जो कहा जाता है कि जाति, आरक्षण जाति पे आधारित होता है, ये बात अगर संविधान का अध्ययन करें आप तो ये बात उस तरीके से सही साबित नहीं होती। और चूंकि भारतीय समाज में सामाजिक स्तर और जो सामाजिक विभाजन है, जो ऊंच नीच है, वो पूरा जाति के जरिए ही तय होता है। इसलिए जाहिर है कि आरक्षण में जाति को एक मानक बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि अपने शुरुआती दौर में मैं ये भी कहूंगा कि ये पिछली सदी तक कुछ अपवादों को छोड़कर आरक्षण के प्रावधान ने भारतीय समाज और राजनीति की एक खासी मदद की है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरीके से वो सफल रहा है या सफलतापूर्वक उसका कार्यान्वयन हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर आरक्षण ठीक रहा है। लेकिन धीरे धीरे आरक्षण, जैसा कि आपने कहा, मैं सहमत हूं, वो राजनीतिक औजार में बदलता चला गया है। और इसको राजनीतिक औजार में बदलने की जो मोटी मोटी शुरुआत होती हुई मुझे दिखती है उस वक्त जबकि राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिया गया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्हें कांग्रेस से जाटों के वोट छीनने थे, इसलिए उन्होंने जाटों को आरक्षण दिया। फिर एक जमाने में जब चरण सिंह जी जाटों के नेता हुआ करते थे, उस वक्त अगर कोई जाटों को आरक्षण देने की बात कहता था तो खुद जाट समुदाय के लोग नाराज हो जाते थे। वो कहते थे हमको क्यों आरक्षण दिया जाता है, हम कोई उस तरह से पिछड़े हुए तो ही ना है जिस तरीके से अन्य पिछड़ी जातियां या अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं। लेकिन जैसे ही जाटों को आरक्षण देने की शुरुआत हुई, उसके बाद बड़े पैमाने पर तरह तरह के जातियों और समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग होने लगी। आप देखेंगे कि थ्रेशोल्ड वहीं पे है,
जो पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड है उसी जगह दिखाई पड़ता है। और फिर जगह जगह मांग होने लगी, सभी लोग आरक्षण में अपना हिस्सा मांगने लगे। आरक्षण का मतलब हो गया कि जो राज्य के संसाधन हैं, उन राज्य के संसाधन पर कौन सा समुदाय कितना ज्यादा आगे बढ़कर दावा कर सकता है। और उसके बाद तो आरक्षण के जरिए वोट बटोरने, समुदायों को अपने जनाधार का अंग बनाने की एक होड़ शुरू हो गई, और अब इस वक्त इस होड़ में लगभग सभी शामिल हैं। जी आशुतोष जी, आरक्षण को अगर हम देखें थोड़ा पीछे जाके, तो एक वक्त में हमने जब मंडल कमीशन की बात हुई या वो दौर था, तो देश को जलते हुए भी देखा, बड़े बड़े आंदोलन देखे, आत्मदाह देखे, और वक्त के साथ वो चीजें खत्म हुई। अगर देखें कि ऐसा क्यों हुआ, अब तो हम नहीं देखते कि ऐसे आंदोलन हो रहे हैं। अब ठीक है, वो अलग है कि गुर्जर आंदोलन हो रहा है, या जैसे अभी अभय साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि किसी जाति विशेष का एक आंदोलन हो गया, लेकिन जो उस समय आंदोलन हुआ था वैसे आंदोलन के स्वरूप में अब उस तरह के आंदोलन को नहीं देखते। तो क्या जिस व्यवस्था में आरक्षण की शुरुआत की गई थी, या तो व्यवस्था ही, मतलब अगर आप माने कि सरकारी नौकरियां ही थी उस समय देश के अंदर, फिर लिबरलाइजेशन हुआ, फिर वो सरकारी नौकरियों का उस तरीके से पैमाना घटता गया, प्राइवेटाइजेशन के बाद ज्यादातर लोगों की कोशिश होती उन्हें बड़ी मोटी प्राइवेट नौकरी मिले। तो क्या वक्त के साथ आरक्षण की जो रिक्वायरमेंट थी, जो मांग थी, जो समझ थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, या उसका जो विरोध था, वो सब कुछ चेंज हो चुका है? अब ये ज्यादा करके थोड़ा पॉलिटिकल जो मांगते हैं वो भी शायद उसे किसी दूसरे मोटिव से मांग रहे हैं, शायद उनका आधार वैसा नहीं है। क्या कहेंगे कि सब कुछ ही 360 डिग्री बदल गया उसमें? विपिन जी, चूंकि आपने बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया, इसलिए थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा। देखिए, आरक्षण, पहली बात तो यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति इसमें हो रही, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर राजनीति नहीं हो रही होती तो आरक्षण नहीं मिल रहा होता। बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस मुद्दे को उठाया था, जब उन्होंने महाद आंदोलन किया था 1927 में, और उसके बाद कालाराम मंदिर का जो आंदोलन किया था, और उसके बाद दलितों के अंदर जो चेतना सामने आई थी, और उसके बाद 1932 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई दलितों को लेकर, तो गांधी जी ने उस सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ आमरण अनशन किया, और गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ, और उस पैक्ट के बाद आरक्षण के ऊपर सहमति बनी। तो अगर बाबा साहब अंबेडकर ने अगर दलितों के मुद्दे पर राजनीतिक चेतना को जगाने का काम नहीं किया होता, तो क्या आज आरक्षण मिला होता? बिल्कुल नहीं आरक्षण मिला होता। दूसरी बात, पर गांधी जी, जितना मुझे आइडिया, अशोक सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं, वो आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन वो सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे कि दलितों को अलग से। तो उनका मानना यह था कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेंगे तो हिंदू समाज से दलित समाज अलग हो जाएगा, इसलिए आरक्षण के मसले पर सहमति बनी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बार बार ये कहते हैं सामाजिक न्याय, और फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि सामाजिक जो है ये सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ापन, तो हम ये शब्द तो कह देते हैं, लेकिन शब्दों के कहने के बाद हम सामाजिक न्याय किससे और किस लिए, सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन क्यों और किस लिए, इस पर इस देश के अंदर कभी भी किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं होती, क्योंकि ये हमारे इतिहास, हमारे समाज की वो दुखती रग है, जिसको हिंदुस्तान का जो इलीट वर्ग है वो इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले हिंदुस्तान के सामाजिक जो अगड़े लोग हैं, उनको ये माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने हजारों साल तक किस तरीके से एक वर्ग विशेष को, एक समाज विशेष के लोगों को पिछड़ा जानबूझकर करने दिया, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, ये, और इसलिए सामाजिक न्याय की बात की जाती है। तो ये जो मुद्दा है उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि देखिए, जब पिछड़े दलित जब आरक्षण की बात करते हैं तो कहते हैं जाति के आधार पे जो है ये आरक्षण की बात करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जिन लोगों ने हजारों साल तक जाति के आधार पर एक बहुसंख्यक समाज को बहुत ही गलीच जिंदगी, नहीं तो आशुतोष जी, चलिए आज मुझे नहीं पता यहाँ सबकी जाति और वो क्या है, लेकिन अगर आज ये प्रबुद्ध पैनल माफी मांग ले, नहीं मैं आपने जो बात कही उससे मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, आपने बहुत गहरा उत्तर दे दिया यहाँ पे, कि अगर आज माफी मांग भी लेते हैं, चलिए, तो क्या होगा इससे, यहां से क्या बदलेगा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या आरक्षण ही उसका उपाय है? पहली बात तो पश्चाताप होना चाहिए, और हर समाज में जब तक हर समाज अपनी गलतियों को लेकर, अपनी कमियों को लेकर उसके प्रति एक ईमानदारी से अगर उसका पश्चाताप नहीं करता है, या उसके बारे में ईमानदारी से एक्सेप्ट नहीं करता, पर हुआ ये ना आशुतोष जी कि आरक्षण की व्यवस्था ने उस पश्चाताप की वजह बीच की खाई को बढ़ा दिया, विरोधाभास ज्यादा बढ़ा दिया, पश्चाताप तो दूर चला गया।
ये हमारे ख्याल से एक वर्ग विशेष का नैरेटिव है जो क्योंकि जो गांधी जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने यही बात तो बोली थी कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सो कॉल्ड अगड़ा वर्ग है उसका जो दायित्व है, जो नेचुरल दायित्व है कि वो पिछड़े को अपने साथ में लेके आगे बढ़े, वो उससे हट जाएगा जैसे ही आप आरक्षण की व्यवस्था लेकर आएंगे। और हुआ भी वही। नहीं, पिछड़ों को साथ लेकर चलें, ये तो बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही पैटर्नाइजिंग स्टेटमेंट है। ये इससे ज्यादा सामंती तर्क ही नहीं हो सकता है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं, हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं। आप कौन होते हैं भाई? पहली बात, इसलिए मैंने कहा ना कि ये इतना आसान सवाल है नहीं, इसलिए इस आसान सवाल का सरलीकरण करके दरअसल जो ऐतिहासिक अन्याय किया गया है उस अन्याय को लीपने पोतने का काम किया गया है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आरक्षण अगर इस देश के अंदर है तो मजबूती के साथ लागू होना चाहिए। आरक्षण जुडिशरी में लागू होना चाहिए, आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू होना चाहिए। और इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि विश्वविद्यालयों के अंदर जहां आज अगर आप देख लेंगे तो कितने प्रतिशत दलित और पिछड़े लोग प्रोफेसर हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है वाइस चांसलर हैं, कितने प्रतिशत लोग जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं वो जुडिशरी के अंदर हैं, कितने चीफ जस्टिस बने। और फिर उसके बाद मेरिट का सवाल लाके खड़ा कर दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की मेरिट तो नहीं किसी ने सोच के बारे में बात किया। जब उनको मौका, मेरिट का सवाल तो सर आएगा आशुतोष जी, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना सर। मेरिट तो देखिए, हम जातियां बाद में बनी लेकिन उससे पहले मेरिट एग्जिस्ट कर रही थी, जो मुझे लगता है मेरिट तो हमेशा रहेगी क्योंकि वो स्वाभाविक है। इसका मतलब ये है कि बहुसंख्यक समाज के अंदर मेरिट ही नहीं है। ये जो तर्क दिया जाता है कि मेरिट सिर्फ एक खास समाज, हाँ, ये बात मान सकते हैं आपकी कि फिर उसको इससे ज्यादा खराब और दकियानुसी बात हो ही नहीं सकती। चलिए ठीक है। सतीश प्रसाद जी, आदमी मेरिटोरियस नहीं होगा क्या अपर कास्ट के अंदर ही खाली मेरिट होगी? ये कौन सा तर्क है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये मेरिट कहां कास्ट से आएगी, वो तो व्यक्ति विशेष से ही आएगी और वो ही हमारी पुरानी परंपरा भी थी। तो फिर ये तर्क क्यों दिया जाता है कि अगर आप आरक्षण देंगे तो मेरिट? मुझे लगता है आप और हम ही बहस करते रह जाएंगे। मैं सतीश जी के पास जाता हूं। सतीश जी, ये बड़ी रोचक बहस भी है, बड़ी गंभीर बहस भी है और बहुत जरूरी बहस भी है जो वक्त पे बाहर आती कि आरक्षण का मूल आधार, उसमें अलग अलग गांधी जी ने क्या सोचा, अंबेडकर साहब ने, हालांकि ये बात भी माननी पड़ेगी कि उनको सोचे हुए एक जमाना गुजर गया। 75 साल आजादी के हो गए तो बातें वहां से तो आगे बढ़ेंगी, लेकिन हमारा जो आरक्षण का पैटर्न है वो बहुत कुछ वैसा का वैसे ही चला आ रहा है। तो आशुतोष जी ने जितने तर्क दिए कि भाई आप क्या मेरिट को भी किसी समाज विशेष से, जाति विशेष से जोड़ेंगे, और दूसरी तरफ ये कि हमें मतलब इतने सालों के अत्याचार को आप कैसे खत्म करेंगे, तो क्या उसका यही तरीका है? क्या पश्चाताप का यही तरीका हो सकता है? नहीं, देखिए विपिन भट्ट साहब, एक बात बताएंगे आपको। भारत में अभी जाति जो है ना मेरिट के आधार पर तय नहीं होती, वो जन्म के आधार पर तय होती है। एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो बुद्धिजीवी है या नहीं है, लेकिन जन्म से कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी होने का एक सर्टिफिकेट लेकर के पैदा होता है। अगर वो क्षत्रिय है तो उसको बहादुर होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, वैश्य है तो वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया व्यापार करने का सर्टिफिकेट। मैं टोकने से मैं आपको रोक नहीं रहा। अरे सुनिए ना, ये जो अवधारणा है आपको लगता नहीं वक्त के साथ थोड़ी बदल गई है? क्या वाकई में लोग आज भी ऐसा सोचते हैं? नहीं, सुनिए, देखिए जो अंबेडकर विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो दलितों की विचारधारा है, वो परिवर्तन को स्वीकार करती है। हमने तमाम परिवर्तन स्वीकार किए। गांधी जी का एक भी आंदोलन, पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में एक आंदोलन बताइए कि उन्होंने अपनी मांग मनवाई हो। तमाम आंदोलन बिना मांग मनवाए ही खत्म हुए हैं। मेरे कहने का मतलब तो ये था, गांधी जी, विनोबा, अंबेडकर जहां तक लाना था लाके छोड़ गए, हम उससे आगे बढ़े ना, हम उनमें क्यों अटके हुए हैं? सर मैं ये कह रहा हूं, देखिए आरक्षण तोड़ता नहीं है, आरक्षण जोड़ता है। इसी भारत में जब हिंदू और मुसलमान जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे, तब बाबा साहब ने कहा कि हमको अलग स्टेट नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। और गांधी जी से बाकायदा ये पैक्ट है। आरक्षण गांधी जी के और बाबा साहब के बीच में एक पैक्ट है। अगर भारत की आजादी सच्चाई नहीं है क्या? भारत की आजादी गांधी जी के और तमाम लोगों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में पैक्ट है। लेकिन 70 साल के बावजूद भी, 1935 में आरक्षण अधिनियम बनने के बावजूद भी, आज भी भारत में आरक्षण को लेकर के स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। उसके तमाम पदों को खाली छोड़ दिया जाता है। देखिए, आपकी इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा।
आखिर हम इस बात के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि आरक्षण की लिमिट क्यों होनी चाहिए? आरक्षण की लिमिट जब भी चर्चा होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी काम करता है कि इस देश में जो पिछड़ी जातियों की जो आबादी है वो 54% है। ये सरकार भी जाती है और बाकायदा जनगणना के आंकड़े भी उसके पास है, हालांकि वो मानती नहीं है कि जातीय जनगणना के आंकड़े वो सच्चे हैं, लेकिन 54% इस देश की आबादी में कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग है। और इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो 50% की लिमिट है उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक ये है कि अगर ये लिमिट बढ़ी तो कहीं ना कहीं आपको पिछड़ी जातियों को 54% आरक्षण देना ही पड़ेगा। और देखिए लिमिट के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरा कारण और भी है। ये 50% का मुद्दा नहीं है, ये दलितों के लिए पिछड़ों के लिए आरक्षण का मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तथाकथित लोग जिसमें तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि 15% लोगों के लिए किस तरीके से आप 50% जो नौकरियों का आरक्षण सुनिश्चित करें। और इस देश के लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये 50% की लिमिट का निर्णय तब लागू नहीं होता जब आपको ईडब्ल्यूएस के तहत आपको 10% आरक्षण देना होता है। इस देश की जो न्याय व्यवस्था है तब 50% लिमिट के ऊपर सवाल नहीं उठाते। ठीक है, तब वो कहते हैं, देखिए सुनिए जी नहीं सही कह रहे हैं आप, बढ़िया कह रहे हैं, बोलिए। जी नहीं, देखिए आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल सही। आरक्षण सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत साधन है। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को यह लगता है कि आरक्षण की लिमिट 50% होनी चाहिए, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूं हमको पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अलग से आरक्षण नहीं चाहिए। आप जो लोग हैं जो चाहते हैं उनके लिए हम 15% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं उनकी आबादी के हिसाब से। बाकी आप हमको ऊपर छोड़ दीजिए, हम सारी चीजें तय करेंगे। देखिए मेरा मानना यह है कि पुरानी बातों को छोड़ करके अब ये समय आ गया है कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आबादी जो है उसको कहीं ना कहीं आप लिमिटेशन देंगे। इस देश में 50 के दशक में 35 में आरक्षण का अधिनियम बना, लेकिन आपको मालूम है कि अमेरिका में 70 के दशक में आरक्षण मिला। आज वो ब्लैक की स्थिति जाकर के देखिए, भारत के दलितों से ज्यादा बेहतर अमेरिका के ब्लैक की है, जहां 70 के अमेरिका का उदाहरण लेंगे सर तो फिर वहां की बहुत सारी दूसरी चीजों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन विराग गुप्ता साहब, अब टेक्निकली उसी पे जो 10% जुड़ जाता है ईडब्ल्यूएस वाला, और इसको लेकर तो इस समय देश के अमूमन राज्य जहां पर वो लिस्ट हमारे पास ग्राफिक्स की लगातार चल रही है वहां सब जगह 50% से ऊपर है, कहीं 60 है, कहीं 60 से भी ऊपर है। तो फिर टेक्निकली वो 50% वाली बात तो अब कहीं मायने में रह ही नहीं गई। विपिन जी, मैं जितने तीनों वक्ताओं ने बात बोली है उन सब की आधी बातों से सहमत होते हुए कुछ बातों पे पॉइंटर्स बोल रहा हूं कि पहले नंबर पर देश में संवैधानिक व्यवस्था में एक बड़ी ट्रेजेडी चल रही है कि जो अपवाद हैं उन्हें नियम बनाया जा रहा है, विशेष तौर पर दो चीजों पर, एक रिजर्वेशन पर और दूसरा जेल और बेल वाले मामले में। क्रिमिनल मामलों में लोगों को बेल मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें जेल भेजा जाता है, और आरक्षण का जो प्रावधान था एक खास वर्ग के लिए था और उसको एक इतना विस्तार किया जा रहा है कि धीरे धीरे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले देखेंगे तो ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए, राज्यों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी सारे आरक्षण ऑलरेडी चल रहे हैं बहुत सारे वर्गों के लिए। तो इसमें यह देखना है कि वो क्या अपवाद को अब नियम बना दिया गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात कि जैसे बार बार जितनी भी अभी तक डिबेट हो रही है वो SC ST वाले आरक्षण के बारे में हो रही है, जबकि आज का विषय ईडब्ल्यूएस के बारे में है। तो SC ST की हालात को देख करके दूसरे आरक्षण को वैध ठहराना इस तरीके से है जैसे सरकार वर्ल्ड बैंक से एक लोन लाए झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए और उस लोन से बड़े लोगों के लिए हाईवे बना दे। तो लोन लिया जा रहा है झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए और इस्तेमाल किया जा रहा है हाईवे के लिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई SC ST के आरक्षण के बारे में बात हो रही है, लेकिन SC ST जो सचमुच जिनका जिनका सामाजिक, आर्थिक और एक बहुत पुराना उनका इतिहास रहा है उनके प्रति दमन का, और जहां पर आशुतोष जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि एलीट वर्गों को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में आरक्षण का विस्तार करना, यहां पे राजनीति चालू होती है। और राजनीति के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक जब धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चालू होती है तब उसमें बोला जाता है कि 15 अगस्त 1947 के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन जब जातिगत आरक्षण की बात होती है तो फिर बिहार मॉडल एक चालू होता है जहां पर जातिगत जनगणना की बात होती है और जहां पर हजारों साल पुरानी बात होती है।
यहाँ पर एक राजनीति है, और इस राजनीति में देखेंगे तो ये जो कानून बना, यह कानून बगैर नोटिस के बना, 48 घंटे के भीतर बना, और बाकी सारी बातों में, बहुत सारी बातों में आज डेटा प्रोटेक्शन लॉ में 7 साल से कानून नहीं बना, लेकिन इस कानून को बनाने में न राज्यों की सलाह ली गई, न सारी चीजें ली गई। अब यह कानून क्यों गलत है, इसके 3 कारण समझ लें। पहला कारण यह है कि बार बार बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत जो रिजर्वेशन दिए गए हैं SC, ST, OBC को, उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है और एक नया वर्ग क्रिएट हो रहा है, इसलिए इंदिरा साहनी के 50% की लिमिट इस पर अप्लाई नहीं करती है। यहीं से एक संवैधानिक फ्रॉड है। संवैधानिक फ्रॉड इसलिए है क्योंकि जब आप 10% की अगर नई लिमिट बनाते हैं तो उस आरक्षण के दायरे में SC, ST, OBC को क्यों नहीं लाएंगे? आपने उसमें जनरल कैटेगरी क्यों रखा है? यहां से इसका मतलब यह है कि जो 50% का जो आरक्षण है उससे इसका ताल्लुकात है, और उसका ताल्लुकात है, इसका मतलब इंदिरा साहनी के जजमेंट का उल्लंघन है। और जब इंदिरा साहनी के जजमेंट का उल्लंघन है तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, राम मंदिर के समय भी मैंने बोला था कि 3 जजों की बेंच उस पर सुनवाई नहीं कर सकती है, फिर 5 जजों की बेंच बनी। तो अगर 50% का उल्लंघन हो रहा है तो इस मामले की सुनवाई 9 जजों या 9 जजों से ज्यादा जजों की बेंच के सामने होनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी संवैधानिक पीठ का फैसला था जिसका अब छूटी, क्योंकि यह मामला 3 जजों के बेंच के सामने था, उन्होंने 5 जजों के बेंच के सामने भेजा, तो यह मामला 9 जजों के बेंच के सामने जाना चाहिए। ये एक बात है। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार देश में 93.7% लोगों की आमदनी 25,000 रुपए महीने से कम है, और इसमें जो दायरा बनाया गया है 8 लाख रुपए का दायरा बनाया गया है, 8 लाख रुपए सालाना का दायरा बनाया गया। तो इसका मतलब इसमें तमाम सारे इनकम टैक्स पेई लोग आ जाएंगे। जब आप इनकम टैक्स पेई लोगों को रिजर्वेशन अगर EWS में कर देंगे तो SC, ST के नाम पर इनकम टैक्स पेई लोगों को रिजर्वेशन देना मैं नहीं समझता हूं कि किसी लिहाज से खराब है। अब हम आते हैं इंदिरा साहनी के जजमेंट में कि 50% की लिमिट क्यों लगाई गई थी, और इंदिरा साहनी के जजमेंट में क्या दिया गया था। उसमें उन्होंने बोला था कि 50% आरक्षण की लिमिट है क्योंकि जिससे आप वंचित वर्ग के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय कर सके, और बकाया 50% की लिमिट इसलिए बनाई गई थी जिससे प्रशासनिक कुशलता किसी तरीके से बाधित नहीं हो। इसका कोई मेरिट से नॉन मेरिट से किसी तरीके का कोई वो नहीं है, लेकिन जो लोग इस विषय को कॉम्प्लिकेट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से काउंटर या प्रो राजनीतिक एजेंडा रहता है, और इस पूरे मसले में संविधान और सुशासन दोनों की बलि चढ़ती है। ठीक है, बहुत लंबा लेकिन अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जरूर यहाँ पर चीजों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी कानूनी चीजें। 2 पहलू मैं मानता हूं आरक्षण की बहस के, एक ये पूरा कानूनी पहलू पकड़ लीजिए और एक जो मौलिक सवालों वाली बात होती है, क्योंकि देखिए संविधान में चीजें लिखी हुई हैं, वो संशोधन होते होते बदलती चली आई, 75 साल पुराना हो गया संविधान। आज भी क्या हम इस आरक्षण के बल पर वाकई में उत्थान कर पाए उन लोगों का जिनका करना चाहिए था, और अगर नहीं कर पाए तो ये व्यवस्था किस काम की है? क्या फिर इस व्यवस्था में बदलाव का ना सोचा जाए, इसके आधार को भी पूरी तरह ना बदले जाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। आशुतोष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अवैध दुबे सर, क्या वाकई में जो मूल है कि अब पिछड़े आपने अन्याय करा, बहुत सारी जातिगत व्यवस्थाओं के तहत आपने बहुत लोगों को ना पढ़ने दिया, ना उस तरीके से उठने दिया, ना उनका जीवन स्तर सुधरा, लेकिन क्या आरक्षण ही वो व्यवस्था हो सकती है जिससे सब कुछ होगा? क्या उसके आधार पर आप फिर से एक नया वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं जिसमें और विरोधाभास बढ़ेंगे, लोगों के बीच और दूरियां बढ़ेंगी? देखिए विपिन जी, मेरा दिमाग तो इस मामले में बिल्कुल साफ है। आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी केवल आरक्षण के जरिए ही और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के जरिए ही सामाजिक विषमताओं को मिटाने की युक्ति सामने रखी गई। इसके अलावा और कोई युक्ति अगर कभी सामने रखी गई हो तो हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, वो मुझे बताएं और आप भी उसके ऊपर प्रकाश डालें ताकि मेरा ज्ञान बढ़े। मुझे नहीं लगता है कि विशेष अवसर देने के सिद्धांत के अलावा जो वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसका एक हद तक सशक्तिकरण हो सके। देखिए, पूरी तरीके से किसी अन्याय को मिटाना, उसको ऐतिहासिक अन्याय को ऐतिहासिक रूप से समाप्त कर देना, ये सारे काम बहुत मुश्किल होते हैं और तकरीबन नामुमकिन से ही होते हैं। इनमें केवल इंक्रीमेंटल यानी धीरे धीरे ही प्रगति हो सकती है, और वो प्रगति सामाजिक न्याय की विचारधारा के तहत
आरक्षण के जरिए और विशेष प्रावधानों के जरिए, चाहे वो आरक्षण की किस्म राजनीति को, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को दिया गया है, चाहे उनकी जैसे वो अन्य पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया है, अब स्त्रियों के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग हो रही है, तो ये हुआ है। और अगर आप पूरा अध्ययन देखें, मैंने ऐसे बहुत से अध्ययन देखे हैं, आरक्षण के जरिए निश्चित रूप से समाज के बहुत से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, वो आगे बढ़े हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, उनकी धन संपत्ति भी बढ़ी है, उनकी दावेदारियां भी बढ़ी हैं, अब वो अपने अधिकारों और हकों की मांग कर सकते हैं, उनकी राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है, उनकी शिक्षा में वृद्धि हुई है, वो नौकरशाही में आए हैं और दूसरे सामाजिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सक्रिय हुए हैं, वो साहित्यकार बने, बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है जो जिसके आधार में मैं मानता हूं कि आरक्षण मौजूद है। इसलिए आरक्षण एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रावधान है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आरक्षण नीति की दुर्गति ना हो। मेरा दुख यह है, देखिए आरक्षण की सैद्धांतिकी के ऊपर और आरक्षण के आदर्श के ऊपर हम जो चारों साथी बैठे हुए और आप भी, मैं नहीं समझता कि हम लोगों को किसी को आपत्ति है, हम सब लोग उस पर मोटे तौर पर सहमत हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 20-25 साल में आरक्षण की नीति की नेताओं ने और पार्टियों ने मिलकर सस्ते किस्म के राजनीतिक लाभ के लिए, आशुतोष जी कह रहे हैं आरक्षण के लिए राजनीति जरूरी है, वो दूसरी राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। जो अंबेडकर करते थे, जो अंबेडकर और गांधी की बहस थी, वो उस राजनीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो साधारण रूप से तुच्छे किस्म के कुछ हमारे वोट बढ़ जाएं, हम फलानी जाति के वोट उस पार्टी से छीन लें, तो इसको इस जाति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसके सामने आरक्षण का झुंझुना बजाएं और ये उस लालच में आके हमारे साथ जुड़ जाए। मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूं। तो ये जो आरक्षण की नीति की आज दुर्गत है और इतनी दुर्गति है कि धीरे धीरे लोग उसको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, समाज में उसका मजाक उड़ने लगेगा और कुछ वैसा होने भी लगा है। मैंने सारे जीवन आरक्षण के पक्ष में लिखा और बोला है, आगे भी मैं ऐसा करने का इरादा रखता हूं, लेकिन समस्या यह है कि इस नीति की बिल्कुल दुर्गति हो चुकी है। इसको दुर्गति से बचाने के लिए इसकी जांच पड़ताल जरूरी है। इस नीति में बहुत बड़े पैमाने पर सुधारों की आवश्यकता है। हमारे मित्र विराग गुप्ता जो बोल रहे थे, उनकी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मेरे ख्याल से हम सब लोग इस बात पर सहमत होंगे कि आरक्षण की नीति में अगर विकृतियां पैदा होती चली जाएंगी तो इसके जो समाज को लाभ हो रहे थे या जो होने वाले हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है आशुतोष जी, अब थोड़े दूसरे संदर्भ में भी सवाल पूछूंगा और सतीश जी आपके पास भी आऊंगा। 2-3 सवाल आ रहे हैं मेरे मन में यहाँ पर। तो अगर जो आरक्षण का विरोध होता है या जब उसका विरोध हुआ है, जिस भी तरीके से हुआ है, चाहे वो मंडल के जमाने में हुआ है, चाहे वो आज होता है, वो विरोध करने वाले का आधार क्या होता है? क्या वो इसलिए विरोध करते हैं कि आज भी वो अपने समाज में मौजूद पिछड़े अति पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आज भी उनकी मानसिकता वैसी है कि नहीं हम ही प्रबुद्ध हैं, वो नहीं है, या फिर उसका रीजन कुछ और होता है? आशुतोष जी देखिए विपिन जी, ये सवाल आपका जो बहुत ही गहरी विवेचना की डिमांड करता है। अभी मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, गीता प्रेस को लेकर, एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, मेरे ख्याल से हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। और उसमें कल्याण मैगजीन एक निकला करती थी जो 1920 के दशक में निकली थी। उस मैगजीन में जिस तरीके से पिछड़ों को, दलितों के बारे में अनटचेबिलिटी को जिस तरीके से जस्टिफाई किया गया, शास्त्र के हिसाब से भी जस्टिफाई किया गया और साइंस के हिसाब से भी जस्टिफाई किया गया है, उसको पढ़ने के बाद हमारी और आपकी आंखें खुल जाती है कि दरअसल इस देश में एक ऐसा समाज था जो पिछड़ों और दलितों को जाति के आधार पे एक निकृष्ट समझता था। और यही कारण है कि आज भी शहरों में तो शायद उतना नहीं है, लेकिन आज भी आप देखिए कि कोई दलित अगर मूंछ रख लेता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर शादी के समय वो घोड़े पर चढ़ जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर इस देश के संविधान ने, चाहे वो किसी भी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर उसको बराबरी का हक दिया है, तो हम और आप कौन होते हैं किसी दलित को घोड़े पर चढ़ने से रोकने के लिए? और हम और आप कौन होते हैं किसी दलित को मूंछ रखने पर, उस ऐंठने पर उसको प्रताड़ित करने के लिए? और हमारी चेतना ऐसे वक्त पर क्यों नहीं जगती? इसका कारण यह है कि इस देश के संसाधन पर लगभग 80 से 90% उन लोगों का कब्जा है जो समाज में जिनकी उपस्थिति 15 से 20% है। और यह सारी समस्या की जड़ है। अगर आज आप हिंदुस्तान के तमाम भारत के स्तर पर सचिवों की लिस्ट अगर आप निकाल लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वहां पे किस जाति के लोगों का वर्चस्व है। और मैं वर्चस्व की बात कर रहा हूं,
अगर आप जुडिशरी का निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यही वो लोग हैं जो नैरेटिव बनाते हैं, यही वो लोग हैं जो दलित उद्धार की बात करते हैं, जो पिछड़ों के उद्धार की बात करते हैं। तो और अगर आप मीडिया में चले जाएंगे तो वहां तो एक भी संपादक आपको नहीं मिलेगा जो दलित होगा या पिछड़े समुदाय का होगा। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बनती है, क्रिकेट की टीम, और वहां पर यह कहा जाता है कि आपको कलर्ड लोगों को टीम में रखना है, क्या दक्षिण अफ्रीका की टीम कमजोर हो गई? लेकिन हमारे यहां यह प्रतिपादित किया जाता है कि अगर आप आरक्षण देंगे तो इस देश के अंदर कार्यकुशलता घट जाएगी, देश की जीडीपी घट जाएगी। हकीकत यह है कि जब से इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ है तब से इस देश की जीडीपी हर साल बढ़ती जा रही है। आज हिंदुस्तान 19 और जो भ्रष्टाचार, तो सर अगर आप मतलब आप यही कह रहे हैं कि मेरिट तो फिर अगर आरक्षण की पूरी व्यवस्था, मतलब इसको अदरवाइज मत ले कोई भी, यहां पर अगर आरक्षण की पूरी व्यवस्था ही आप खत्म कर दें तो फिर क्या वो नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जातियों के आधार पर आरक्षण कर दीजिए, आप नौकरियों में भी कर दीजिए और सब जगह कर दीजिए। जो जिसकी समाज के अंदर जितने प्रतिशत उपस्थिति है उसके हिसाब से उसका हिसाब दे दीजिए, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं समाज में 4% हूं तो सरकारी नौकरियों में मेरा 4% हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो 5% क्यों हो? ये बहस होनी चाहिए इस देश के अंदर। और ठीक है करते हैं तो लोग कहते हैं कि जातिवाद बढ़ाया जा रहा, फिर आप लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को आप चिन्हित करते हैं और उनको आप एक गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई? क्या भ्रष्टाचार उनके बगैर, जब वो नहीं थे तो क्या भ्रष्टाचार इस देश के अंदर नहीं था? क्या तब लोग खजाने को नहीं लूट रहे थे? वो कौन लोग थे, किस धर्म के लोग थे? ठीक है, अब इस पे अगला सवाल नहीं, ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट सतीश प्रकाश साहब। तो अगर मूल रूप से फिर आरक्षण की व्यवस्था ऐसी है, देखिए मैं बहुत अलग तरीके से उसको पूछ रहा हूं, सहमत होते हुए पूछ रहा हूं, तो फिर ये सिर्फ सरकारी नौकरियों तक क्यों? फिर तो बस में लाइन लगाने से लेकर, होटल में खाना खाने से लेकर, अस्पताल में भर्ती होने से लेकर, स्कूल में पढ़ने से लेकर, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी से लेकर, XYZ जो भी हम करते हैं रोज, उन सब में व्यवस्था लागू होनी चाहिए अगर आप वाकई में इससे कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं। नहीं, देखिए इससे डरने वाली बात नहीं है। अगर स्कूल नहीं डरने नहीं, मैंने तो बहुत अलग जी डर के हिसाब से सवाल नहीं पूछा। देखिए भारत की राजनीति का और भारत के समाज का दुर्भाग्य ये है कि हमने हमेशा निवारण के ऊपर चर्चा की है, कारण के ऊपर कभी चर्चा नहीं की है। आरक्षण के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भारत में आरक्षण किस लिए है? आरक्षण जाति के लिए है ना। जाति खत्म करने की बात हमने कभी नहीं सोची। हम हमेशा आरक्षण को लेकर के गलत फहमियां तय करते हैं। एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जहां जहां आरक्षण है वहां वहां दलित पाया जाएगा, वहां वहां आदिवासी होगा, वहां वहां कहीं ना कहीं। अगर जुडिशरी में अगर दलित आरक्षण नहीं है तो जुडिशरी के अंदर आप जातियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपके देश में जातियों पे पार्टियां बनी हुई हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए इस भारत में, इसी देश में अगर आपको 4th क्लास की कोई नौकरी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, तो आपको बाकायदा इंटरव्यू देना पड़ेगा और तमाम उसकी जो भी योग्यताएं हैं। लेकिन इस देश की न्याय व्यवस्था में क्या योग्यता आप बता दीजिए ना, मैं बता देता हूं आपको कि योग्यता क्या है। 8,000 या 10,000 की इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए ना। कोई भी वकील जो है जिसके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो, सरकारी और सरकार से कहीं ना कहीं उसका लिंक हो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज बन जाएगा और वही निर्णय देगा कि आरक्षण ठीक है या गलत है। देखिए मेरा कहना यह है कि हमको एक ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा कि जहां पर आप बिना आरक्षण के, बिना जाति के, बिना मतभेद के, बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बाबा साहब ने यह कहा था, यह सच है कि यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन इस देश में जब तक सामाजिक गुलामी रहेगी, इस देश में आरक्षण ही एक ऐसा माध्यम रहेगा कि दो लोगों के बीच का कहीं ना कहीं गैप खत्म करना पड़ेगा। और या तो एक बात यह भी हो सकती है कि आप आरक्षण खत्म कर दीजिए और हम सामाजिक न्याय की लड़ाई तब तक लड़ेंगे, जो तीसरी आजादी की लड़ाई होगी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी, कि जब तक इस देश में सामाजिक अन्याय खत्म नहीं होगा। मेरा मानना यह है सर, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अमेरिका में डाइवर्सिटी लागू है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो तोप का गोला बना रहा है, टैंक बना रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लैक लोग हैं उनका बनाया हुआ, चाहे वो एक छोटा सा सुई भी हो, वो जाकर के यूज होता है। सरकार चाहे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर रिजर्वेशन लागू करती है, उन लोगों को बना सकती है। इस देश में कौन सी ऐसी व्यवस्था है? सड़क से लेकर के कोई एक व्यवस्था बताई, मकान से लेकर के दुकान तक, सड़क तक, इमारत तक, हर जगह दलित का कहीं ना कहीं हाथ लगता है। और वो एक प्रोग्रेसिव, तो वही तो मैं कह रहा हूं सर, जाते हैं जी।
वही तो बात मैंने कही कि फिर हर जगह आगे बढ़ाइए, फिर पर्टिकुलर एक नौकरी से क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं, या ये मान लिया जाए कि सुनिए देखिए, मेरा मानना ये है कि अब वो समय आ गया है कि हम आरक्षण के ऊपर चर्चा ना करके उस माहौल को खत्म कर दें, बिल्कुल, जिसकी वजह से आरक्षण है। अब ये जात खत्म होनी चाहिए, अब ये डिफरेंसेस खत्म होना चाहिए। सतीश खुद आकर के ये बोले कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, अब मैं जात खत्म करना चाहता हूं, मेरे साथ के मेरे लिए मुझे सर्टिफिकेट। ठीक है, विराट गुप्ता वांट टू रिएक्ट, बोलिए सर। जी जी देखिए विपिन जी, जब ये पूरी बहस हो रही है, मैं बड़ा थोड़ा चिंतित हूं कि SC ST के बैनर में EWS के रिजर्वेशन को बार बार जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है। आप एक किसी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट के बेसिस पे एक दूसरे शेयर को नहीं खरीद फरोख्त कर सकते हैं, इसलिए बार बार SC ST के रिजर्वेशन का जो 22.5% है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, उसके बेसिस पे EWS के रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की जाए, पहली बात। दूसरा, आशुतोष जी ने 1920 के कल्याण की बात कही, लेकिन जब धार्मिक स्थलों के कानून की बात आती है तो 15 अगस्त 1947 को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जब जातिगत आरक्षण की बात आती है तो 1920 के कल्याण को रेफर करना कितना सही है? क्या 2020 के भारत को हम 1920 के कल्याण को, जिसको आज का समाज नहीं मानता है, मनुस्मृति को, जिसको कि धीरे धीरे उसके जो गलत बातें हैं उनको हम गलत मानने लगे हैं, तो वो इतिहास को पीछे को ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने अभी बोला सतीश जी ने कि वो आरक्षण वाला आदमी खुद आकर आगे बोले कि मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अभी जो क्रीमी लेयर पर संसदीय समिति के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट दी है, चिट्ठी लिखी है, उस पर कितनी चर्चा हुई है। 8 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की बात की जा रही है। सरकारी नौकरियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने की बात की जा रही है। कृषि जिनके पास 5 एकड़ जमीन है उनको बाहर रखने की बात की जा रही है। जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है वो क्रीमी लेयर से बाहर होने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं कहते कि मैं 8 लाख रुपए से बाहर हो गया हूं, अब दूसरों को इसका लाभ देना चाहिए। चौथी बात, जो बार बार आशुतोष जी और ये सतीश जी ने जुडिशरी की बात की और जो ब्यूरोक्रेसी की बात की, निश्चित तौर पर पूरा सिस्टम भ्रष्ट और मनसबदारी पर आधारित है। मुगल काल में मनसबदारी थी, अंग्रेजों ने जमींदारी लाई, और आज जो व्यवस्था है उसमें एक खास लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। तो जुडिशरी में सुधार के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम जो परिवारवाद पर आधारित है, जो एक श्रेष्ठता पर आधारित है, उस कॉलेजियम को ठीक करने की बात होनी चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी में एक खास जाति का आधिपत्य है तो ब्यूरोक्रेसी को ठीक करिए, लेकिन रिजर्वेशन से वो व्यवस्था गवर्नेंस सुधरने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी नौकरियां कितनी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत के टाकीजों में आप आरक्षण की बात करिए और किसी जिले में कोई टाकीज नहीं बची है, क्योंकि सारा जो दर्शक है वो OTT में, मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट हो गया है। और सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कह के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास नौकरी है ही नहीं। तो ये पूरी जो बहस है, ये बहस एक राजनीतिक इस्तेमाल की बहस है। इसका संविधान से, गवर्नेंस से और पिछड़े वर्गों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो सवाल यह है कि क्या आरक्षण की बहस को एक नए सिरे से, एक नए अंदाज में, एक नए दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए? क्या परिवर्तन आपको लाने चाहिए? जातिगत व्यवस्था ठीक है, खत्म करने की बात है, लेकिन क्या वो इतना आसान है कि वो खत्म हो जाएगी? और जब नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर आप इस बात को भी मानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं आपके इस समाज के अंदर, देश के अंदर, जो वाकई में पिछड़े हैं, जिनको आगे लाने की जरूरत है, तो सही मायनों में आप उन्हें लाने के लिए क्या आरक्षण वो प्रॉपर टूल है, या फिर आपको उसमें कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा, या फिर उसके अलावा कुछ नया सोचना पड़ेगा? एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत लंबी बहस है, शायद 1 घंटे में तो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के ऊपर, और उसकी लिमिट क्या हो। कुछ हालिया मामले ये हैं कि झारखंड सरकार ने वहां पर रिजर्वेशन की लिमिट को बढ़ाकर 77% तक कर दिया है।
क्या ये राजनीतिक मजबूरी है? क्या आरक्षण को फिर एक बार टूल बनाया गया? और साथ में दूसरी तरफ इस समय सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है कि आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस वाला 10% का आरक्षण दिया गया है, क्या वो आरक्षण की मूल भावना से अलग हटके, और क्या आरक्षण का आधार जातिगत हो, सामाजिक हो, पिछड़ापन हो, या फिर आर्थिक पिछड़ापन हो? ये भी बड़ी बहस है। तो अभय साहब, अब ये जो दूसरा वाला मामला है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस जारी है कि क्या आर्थिक आधार को आप मानेंगे आरक्षण के मूल में और उस आधार पे आप आरक्षण दे सकते हैं, या ये ओवरऑल जो आरक्षण की अवधारणा है उसके बिल्कुल विरोध में जाती है? बहुत लंबी इस पे बहस हो रही है, इस पे आप क्या राय देंगे अपनी? मैं तो हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं, आज फिर उसको दोहराऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं वही जो मैं कह रहा हूं वही बात सही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसके खिलाफ जाता है। ये मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसी जब अब भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है और उस सत्ता में मजबूती से जमी हुई है, तो वो लगातार उस बात के ऊपर जोर देती है और कई जगह इस तरह का हो भी गया है। मैं कहना ही चाहता हूं कि जैसा कि अभी सतीश जी ने ये कहा भी था कि आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, उनकी बात बिल्कुल सही है। गरीबी हटाने के लिए और भी दूसरे तरीके हैं। जो लोग ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर श्रेणी में आते हैं, उनको उससे बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, उन्हें तरह तरह के सब्सिडी दी जा सकती है और तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। लेकिन आरक्षण जहां संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा करना संविधान की जो परिभाषा है आरक्षण की, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है और आरक्षण की नीति में आने वाली एक बहुत बड़ी विकृति है, जिससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको मिलने वाले आरक्षण में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा होंगी और आरक्षण का दायरा इतना विस्तृत हो जाएगा कि उसकी जो विशेषता है, उसकी जो खूबी है, जो उसे दूसरी नीतियों से अलग करती है, वो खूबी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जो आर्थिक रूप से गरीबों को आरक्षण देने वाली बात है, इसका सामाजिक न्याय से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो इसे आर्थिक सब्सिडी बोलूंगा। इसको सामाजिक न्याय की नीति के साथ आप क्यों रखना चाहते हैं? ये इकोनॉमिक सब्सिडी है या किसी दूसरे तरह की सब्सिडी है? केंद्र सरकार के पास सब्सिडी देने के बहुत सारे तरीके हैं, पूरा सब्सिडी का तंत्र विकसित कर लिया है। उसको आरक्षण के साथ जोड़ के आरक्षण की नीति की दुर्गति क्यों करनी? जी, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो विराग हमें शायद बताएंगे कि जो इंदिरा साहनी केस हुआ 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के विरोध में के अगेंस्ट वर्सेस इंदिरा साहनी, तब भी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर ही 10% आरक्षण देने की पहल की थी और जिसके विरोध में केस गया। अगर मैं गलत नहीं हूं, विराग आप बताएंगे। देखिए विपिन जी, इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंच थी। उस 9 जजों की बेंच में 8 जजों ने क्लियर कट बोला था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पर था वही ना, आर्थिक आधार पर ही दिया था ना, तब भी 91 में भी। हाँ, तो संविधान के खिलाफ बताया था। सरकार अब तर्क दे रही है कि आर्टिकल 46 में उनको पावर है 46 के भीतर की, जिससे कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि 8 लाख रुपए सालाना आमदनी वाला व्यक्ति आर्थिक तौर पर गरीब कैसे हो सकता है, जिस देश में 93% लोगों की आमदनी 25,000 रुपए महीने से कम है। इसलिए बाकी आरक्षण की विकृतियों को ठीक करने की बजाय एक नई विकृति को पैदा करना, यह मैं समझता हूं कि नए भारत के खिलाफ है। ठीक है, मैं आशुतोष आपके पास आता हूं कि अब ठीक है, ये आर्थिक वाला मामला तो एक है जिस पे बहस चल रही है, इस पे आपका कोई पॉइंट हो तो वो भी दीजिएगा। लेकिन अगर आपको सशक्तिकरण करना है, एम्पावरमेंट कर रहे हैं, जिसके आप जिक्र भी कर रहे थे कि आप उनको आगे लाइए, आप उनको खड़ा कीजिए और वो नैरेटिव जो दूसरे लोग बना रहे हैं उसको तोड़िए, लेकिन उस एम्पावरमेंट का आधार क्या होगा? किस तरीके से आप एम्पावर करेंगे? क्या आप उनको किसी जगह बिठा के एम्पावर कर देंगे या एम्पावरमेंट नीचे से आएगी? विपिन जी, मैंने ये बात एक जमाने में कही थी तो आशीष नंदी जी, जो देश के इतने बड़े साहित्यक, इतने बड़े एकेडमिशियन है, वो बहुत नाराज हो गए थे मेरे ऊपर। मैंने कहा ये जो नैरेटिव ही है कि हम उनको एम्पावर करेंगे, ये नैरेटिव ही फ्यूडल कॉन्सेप्ट है। हमको लोकतंत्र के मैंने कहा ना कि ये जो अहम भाव है कि हम आपको एम्पावर करेंगे। नहीं, वो समझ गया आशुतोष जी, फिर करेंगे क्या? वो तो समझ गया मैं बात आपकी। मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि समाज का एक तबका वो अभी भी प्रभुत्व वर्ग की भावना से ग्रसित है। उसको लगता है मैं ही न्याय करूंगा। हकीकत यह है कि
सदियों तक अन्याय करने वाला वो समाज आज न्याय की कुर्सी पर बैठ के कह रहा है कि मैं ही न्याय करूंगा। ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई ना। तो जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल आरक्षण क्यों दिया गया? नहीं, मैं समझा नहीं सर आपकी बात की। अब माफी चाहूंगा, मैं आपका उदाहरण ले लूं अगर आप बुरा ना माने तो। आप एक चैनल के प्रमुख रहे, आप तो अपने नाम के साथ अपना जाति सूचक सरनेम भी नहीं लगाते, आशुतोष ही लिखते हैं सिर्फ। आप एक चैनल के हेड रहे, आप वहां पर अपनी योग्यता से ही पहुंचे होंगे ना। अगर वहां आरक्षण व्यवस्था लागू होती और किसी और को बिठा दिया जाता, फर्ज कीजिए, तो आपको खराब लगता कि नहीं लगता? नहीं, मैंने कहा ना, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये सवाल ही सामंती प्रश्न। माफ करिएगा, मैं आपके प्रति ये बात नहीं कह रहा हूं। हमने क्या वो स्थिति पैदा की है जहां समाज में हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से प्रतिस्पर्धा करने का हक है? नहीं है। अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो शायद इसको समझ पाएंगे। जब बाबा साहब अंबेडकर को बड़ौदा में जब डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया, तो उनका जो चपरासी था वो ऊंची जाति का था। वो चाबी जो उनके हाथ में डालता था वो ऊपर से डालता था। अब आप सोचिए कि डिफेंस सेक्रेटरी के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर वो सम्मान नहीं था जो चपरासी को था। तो ये आर्थिक न्याय की स्थिति नहीं है। ये उस मानसिकता नहीं, मेरा आशुतोष जी मूल सवाल ये है कि कुछ गलत था या बहुत कुछ गलत था, लेकिन उसे सही करने के लिए सही तरीका क्या है? नहीं, आप फिर मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा पहले तो हमारे अंदर से ये बोध खत्म हो जाना चाहिए कि हम ही ठीक करेंगे। नहीं, वो तो खत्म है। नहीं, वो खत्म नहीं अब ठीक है, वो सबके अपने अपने उदाहरण होंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं, वो भी बात आपकी समझ रहा हूं, वो भी बात समझ रहा हूं आपकी कि आप मान रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी जो ड्राइविंग सीट्स है उस पर वो बोध वाले लोग हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। विपिन जी, मैंने तो इस देश के अंदर आशीष नंदी जैसे दार्शनिक से जब साथ स्टार्ट किया, आज 10 साल हो गए उन्होंने मुझसे बात नहीं की और मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। वो मैंने यही सवाल उनके सामने उठा दिया, आप कौन होते हैं जो किसी को मेन स्ट्रीम में लाएंगे? जब आरक्षण क्या है, आरक्षण टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस देश के अंदर जो इक्वालिटी का सिद्धांत था वो इस देश में कभी नहीं था। पहली बार जब इस देश का संविधान लागू हुआ तो इक्वालिटी आई, समानता का अधिकार दिया गया। अन्यथा ये देश हमेशा से जो है वो समानता के अधिकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। इसकी जो मूल भावना वो समानता के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन समानता का अधिकार तो मिला, बंधुत्व का अधिकार नहीं मिला। इक्वालिटी मिली, लिबर्टी मिली, देखिए फ्रेटर्निटी नहीं मिली, बंधुत्व नहीं मिला। इसलिए आज भी सतीश जी से अगर आप पूछ लीजिए कि सतीश जी को समाज में किस नजर से देखा जाता, सतीश जी बुरा मत मानिएगा मैं बात जो कह रहा हूं। और आज की तारीख में भी सवाल यही है कि ये जो आरक्षण की मूल भावना है, ठीक है। तो सतीश जी ने तो पहले भी ये बात कही कि हमें जातियां मिटा देनी होगी। तो एक मिनट में कहना, देखिए ये देश तभी समरसता की बात करेगा जब इस देश के अंदर जातियों को खत्म कर दिया जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जाति इस देश के अंदर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जाति के आधार पर वर्चस्ववादी लोग जो हजारों साल से शासन कर रहे थे वो इस शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल ये वर्चस्ववादियों को शासन व्यवस्था को बनाने की जो लड़ाई है वो है। ये चाहते ही नहीं कि कोई नीचे से नहीं। जब भी कोई लालू प्रसाद यादव खड़ा होता है तो उसके शासन को जंगल राज बता दिया जाता है। जब कोई मायावती खड़ी होती है तो उनके शासन को भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पुतली बना दिया जाता है। वो कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं? किसकी वजह से हिंदुस्तान की ठीक है, मुझे ठीक है आशुतोष जी, मैं ये आपने बड़े उदाहरण दिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं तो इतना सोच ही नहीं पाता शायद ये, और ये सारे वाकई क्योंकि आपने इतना कवर किया हुआ है तो आप बहुत उसको सामने से देख लेते हैं। आज मैं बस में चढ़ा सुबह ऑफिस आने के लिए। बस में शुरू की 6 सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक साइड की सीट थी, उसमें लिखा था ज्येष्ठ नागरिक। एक उसके पीछे की भी थी, शायद उस पर भी ज्येष्ठ नागरिक लिखा था, और बाकी सीटों पर सामान्य लोग बैठे हुए थे। ये क्योंकि वाकया मुंबई का है, लोग यहाँ पर थोड़ा नियमों का पालन करते हैं, उस लिहाज से 2 सीटों पे महिलाएं बैठी हुई थी, बाकी सीटें खाली थी। लेकिन कोई पुरुष वहां पर खड़े थे पीछे, लेकिन उस पर बैठने नहीं गया। ज्येष्ठ नागरिक में 2 लोग बैठे हुए थे जो यंग रहे होंगे। जैसे ही कोई चढ़ा तो वो उड़ गए उस जगह से, खड़े हो गए और उन्होंने उनको बैठने के लिए जगह दे दी। ये भी एक तरीके की आरक्षण की व्यवस्था है। मुझे देख के अच्छा लगा। कई बार होता है कि महिलाएं बहुत सारी होती हैं, पीछे खड़ी रह जाती हैं, लेकिन उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, लेकिन उनके लिए आपने सीटें आरक्षित कर दी हैं। ये भी देखने को मिला कि कई बार महिलाएं पीछे की सीट पे बैठ जाती हैं, उनकी वाली जो आगे की सीटें वो खाली पड़ी हैं और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो देखिए, ये तो नेचर में ही निहित है।
ये चीज नेचर में ही नहीं थे, आप इसका कैसे समाकरण निकालेंगे? हालांकि ये उदाहरण मैं सीधा जो हमारा आरक्षण है उसके लिए नहीं दे रहा, लेकिन मैंने आपसे बहुत एक बेसिक सी छोटी सी बात कही। सतीश जी क्विकली, आशुतोष जी आपके पास भी आ जाऊंगा, छोटा दीजिएगा। नहीं देखिए भट्ट साहब जी, आतोष जी बोलूं, देखिए भट्ट साहब आज मैं आ रहा हूं आशुतोष जी, आपके पास भी आ रहा हूं। इस देश के अंदर एक कानून बना देना चाहिए कि हर आदमी का सरनेम खत्म कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप ये नियम खाली बना दीजिए बस। ठीक है जी। सतीश जी जी देखिए विपिन जी, जैसा आप कल बस का उदाहरण दे रहे, एक बस में 2011 एक आरक्षण की बस थी। उत्तर प्रदेश में एक विज्ञापन निकलता है 2011 में 42वां विज्ञापन, और वहां 300 लोगों की दलितों की नियुक्ति होती है। उसमें 153 लोगों ने आज तक ज्वाइन नहीं किया, जिसमें 7 लोगों ने अब तक आत्महत्या की, और उसमें 11 लोगों के घर बर्बाद हो गए, तलाक हो गया। और देखिए इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण बता रहा हूं, 42 से लेकर के आज 51वां विज्ञापन चल रहा है। तमाम विज्ञापन के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के न्यायालय के मामले मुद्दे हैं, लंबित है। लेकिन सरकार जो है उसमें तमाम सरकारें चेंज हुई, लेकिन वो आरक्षण की बस में चढ़े हुए लोग आज तक वो नौकरी नहीं पा सके। ये भी इस देश में हुआ है। और देखिए आरक्षण को लेकर के तमाम जो न्यायिक हमले वो सबसे ज्यादा हैं, और आरक्षण को लेकर के इस समाज के अंदर जो भ्रांतियां हैं वो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। एक बात मैं और कहूंगा कि देखिए समाज में 2 वर्गों के लोग हैं, एक सामाजिक रूप से कमजोर है, एक सामाजिक रूप से मजबूत है। जो सामाजिक रूप से मजबूत है, अगर वो अपराध करता है गांव में तो वो उससे अपने तरीके से निपटना चाहता है, वहां उसको संविधान याद नहीं आता, वहां उसको न्याय व्यवस्था याद नहीं आती। लेकिन आरक्षण को लेकर के सबसे पहले वही लोग आरक्षण के अंदर जाते हैं। इस देश के अंदर अभी 6 महीने पहले रोस्टर को हटा दिया, 200 पॉइंट के रोस्टर को बदल करके 13 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम किया। इस देश के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, 10,000 नियुक्तियां आपने 3 महीने में कर दी, क्योंकि वहां पिछड़े के लिए आरक्षण नहीं था, क्योंकि वहां आदिवासी के लिए आरक्षण नहीं था। तो एक सोच है। देखिए आप बस का जी मेरा मानना यह है कि अभी भी समय है, सोचिए, विचार कीजिए। दलित कोई बाहर से नहीं आया, ये कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं। मेरा समय समाप्त हो गया, 20 सेकंड है। अबे दुबे साहब, क्या ठीक है आरक्षण की व्यवस्था अपनी जगह, लेकिन ज्यादा बड़ी बात है कि सोच को बदलना पड़ेगा। वो सोच हर जगह दिक्कत देती है। हमारे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जिसको लगा के हम लोगों की सोच को बदल सकें। केवल नीतियों को ठीक तरीके से संसाधित करके और जमीन पे उतार कर ही धीरे धीरे सोच को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है विराट गुप्ता, सोच बदलता है जी। इसलिए आरक्षण की नीति की ठीक से समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण को सिद्धांतता और आदर्श रूप में पूरी तरीके से मानते हुए उस नीति को कारगर बनाया जाए। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। मेरे पास समय समाप्त हो रहा। विराट गुप्ता, लास्ट कमेंट 30 सेकंड। विपिन जी सिर्फ 2 बातें। पहला, सतीश जी और आशुतोष जी ने अभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि SC ST के नाम पे EWS के आरक्षण को क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं। बात सिर्फ EWS के आरक्षण की है कि सही है कि गलत है। दूसरी बात, वो आशीष नंदी दार्शनिक की बात कर रहे थे, मुझे ओशो की एक कहानी याद आ गई कि उसमें पुराने मंदिर को गिराकर इसी जगह पर नए मंदिर बनाने की बात की गई थी। पुराना मंदिर नहीं गिरा और नया मंदिर बना नहीं, तो वो पुरानी बातों को जारी रख करके और कंक्लूड करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये बहस बहुत लंबी है। ना तो आप आरक्षण को खारिज कर सकते हैं, ना आरक्षण को सीधा सीधा सिर पे रख सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये व्यवस्था चालू हुई थी आज से करीब 75 साल पहले। तब के लोगों ने उसको जिस अंदाज में देखा, वहां से तो देश आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा है, चीजें आगे बढ़ी हैं, व्यवस्थाएं आगे बढ़ी हैं। लेकिन आज भी कोई गुर्जर, कोई पटेल, कोई और जाति वक्त वक्त पे निकलकर बसें जलाती है, आंदोलन करती है और हमें आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण दो। सरकारों को भी वो लगता है, कई बार वो झुकती है, कई बार वो टूल के लिए इस्तेमाल करती है। तो शायद इस चीज को फिर से, भले ही आप इसे सामाजिक क्रांति कहें, जो भी कहें, नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आरक्षण की व्यवस्था जैसी है उसे मूल रूप में तो आप मान सकते हैं, लेकिन उसका जो ढांचा इस वक्त चल रहा है उसमें बदलाव की तो बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। इसमें कोई शक की बात नहीं। शायद सारे लोग ये भी कह रहे हैं नए सिरे से विचार होता रहेगा, राजनीतिक ये एक मुद्दा है वो भी चलता रहेगा, लेकिन शायद सोच बदलेगी, लोग बदलेंगे तो चीजें जरूर बदलती नजर आएगी। और जैसा अभय साहब कह रहे थे कि इंजेक्शन से तो आप बदल नहीं पाएंगे, वाकई नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, तो धीरे धीरे वो परिवर्तन भी आता दिखाई देगा। फिलहाल आज की बहस काफी अच्छी रही। आप सभी महानुभावों का इसमें शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।